तो ये एपिसोड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे मास्टर ऑफ माइंड पे। जैसे आप कंप्यूटर में कंट्रोल सी करेंगे तो वो कॉपी कर लेगा और कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट भी कर देगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कंट्रोल सी इज कॉपी? तो उसको पहले प्रोग्राम किया गया। प्रोग्रामिंग किया गया है। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर, देयर इज अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की वजह से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी तरह हमारा ब्रेन, हमारा सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग है, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ताकतवर है या कॉन्शियस माइंड ज्यादा ताकतवर है? पढ़ रहा हूँ एग्जाम का तो मैं तो कॉन्शियस हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैंने अच्छी तरह पढ़ाई किया है। तो जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मेहनत करेगा, अच्छे से समझेगा तो फिर उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे को डर किस बात का? मार्क का। नहीं, ठीक है ना, तो मार्क्स का डर कहाँ से आ रहा है? आपने तो पढ़ लिया ना अच्छी तरह। क्योंकि उसके ऊपर एक बर्डन डाला है कि अच्छे मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, वो सबकॉन्शियस में है। हाँ। पढ़ रहा हूँ आपके अनुसार 16 घंटा तो पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए जागृत हूँ, लेकिन पढ़ाई करते समय डर तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड के जो प्रोग्रामिंग है, गलत प्रोग्रामिंग के आधार से कॉन्शियस जीवन जी रहे हैं। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद पीजे। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान या पर्सनालिटी जो सिर्फ मोटिवेशन स्पीकर नहीं बल्कि एनर्जी और सक्सेस कोड को क्रैक कर चुके हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड, जिन्होंने एनएसजी, इंडियन आर्मी, नेवी, पुलिस, सीबीआई, इसरो, आरबीआई, कई प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आईआईटीज, जेएनयू, एनआईडीज जैसे इंस्टीट्यूशन तक हजारों लोगों को एम्पावर किया है। मिस्टर एवी गिरीश सर, जो 26 प्लस ईयर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं, और वो राजयोगा मेडिटेशन, माइंड मास्टरी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ट्रू हैप्पीनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के जरिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गाइडेंस देते हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो आपकी सोच बदल देगी। तैयार हो जाइए एंड प्लीज वेलकम मिस्टर एवी गिरीश सर। सर वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। जी, ओम शांति, नमस्ते। सर ये एपिसोड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे मास्टर ऑफ माइंड पे। जी तो सबसे पहली बात, तो जैसे लास्ट पॉडकास्ट में आपने बोला था जी कि हमारा माइंड दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जी, ठीक है, आज हम आपसे जानेंगे उसको मास्टर कैसे करते हैं। करेक्ट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला था दो माइंड है, उसका डेफिनेशन भी बताया था, क्या सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ताकतवर है या कॉन्शियस माइंड ज़्यादा ताकतवर है? जी, तो जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कई गुना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से पावरफुल होता है। और हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो सफलता होती है या विफलता होती है, अगर माइंड के लेवल पर हम बात करें तो जिसको हम मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं या मेंटल ट्रेनिंग कहते हैं, या आम भाषा में कहते हैं कि वही लोग सफल होते हैं जिनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, जो विपरीत परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, हारने पर भी उसे एक सीख बनाकर और आगे बढ़ जाते हैं, जिसके अंदर रेजिलियंस पावर होता है। ये सब जो है ये हमारा मन का खेल है। और ये कहीं ना कहीं अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मान लीजिए रेजिलियंस है, करेज है, अ, जीतने के प्रति वो जुनून है, लक्ष्य बहुत क्लियर है, दृढ़ता है, हिम्मत है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को डिकोड करने का प्रयास करें तो ये सब हमारे मन में है। और अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है तो विपरीत परिस्थिति में अ, हारे हुए क्षणों में भी ये उसको जिताने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत अच्छी तरह मैनिफेस्ट करता है। तो अगर मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोड़ा चैलेंजिंग है, विपरीत है, मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ये खिलाड़ी है, मैच हारा हुआ हूँ, या जीवन की एक सिनेरियो है, इसमें तो अब बच नहीं सकते हैं, इसमें से तो अब बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया उन लोगों में जिनका सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बहुत अच्छी बातें थी और बहुत पावरफुल था, उन्होंने हारे हुए मैच में भी जीत ले आई,
उन्होंने हारे हुए परिस्थिति में भी अपने आप को बचा लिया, अपने लोगों को बचा लिया और ऐसा कारनामा करके गए जिसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध भी हो गए, जिनके कारण उनके उनको बहुत नाम प्राप्त हुआ और वो समाज के लिए एक उदाहरण भी बन गए। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छी बातें होने की वजह से वो उन परिस्थिति में भी अपने शक्ति को यूज कर पाए और फिर उस पर जीत पाया। तो सबकॉन्शियस माइंड 100% ज्यादा पावरफुल है और आज के समय में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज होती है उसको हम दूसरी भाषा में बिलीफ कहते हैं, ओके। मान्यताएं कहते हैं। तो मान लीजिए मैं एक पास्ट घटना की अगर बात करूं या बचपन की बात करूं या कोई एक घटना की बात करूं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो मान लीजिए बचपन में मैं थोड़ा मस्ती करता था, बच्चे मस्ती करते ही हैं, और अगर मम्मी ने कहा कि तुम शांति से नहीं बैठोगे, मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो फिर मैं तुम्हें बाथरूम में लेके चले जाऊंगी और बंद कर दूंगी। अब माँ ने मुझे, ताकि मैं मस्ती ना करूं, पढ़ाई कर लूं या शैतानी ना करूं, उसके लिए कहा था। तो क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बाथरूम को लेकर कोई इमेज या कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुई हैं, ठीक है ना, उसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं जुड़ा है। तो वो बच्चा मम्मी को कहता है बाथरूम में क्या होगा, तो मम्मी कहते हैं बाथरूम में ना लाइट नहीं होगा, अंधेरा होगा। तो बच्चा तो बहुत इनोसेंट है, वो बोला अंधेरे में क्या हो जाएगा। मम्मी कहते हैं अंधेरे में बाथरूम में ना झूंझू आएगा, फू फू आएगा, भू भू आएगा। तो ये छोटू पूछता है ये झुंझू फूफू क्या होता है। अभी भी उसके मन में और उसका करस्पॉन्डिंग ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है कि ये झुंझू फूफू है क्या। अब मम्मी उसको शैतानी से बचाने के लिए कि वो थोड़ा शांति से बैठे पढ़ाई कर ले ताकि मम्मी किचन में काम कर ले, अब माँ को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कितना लॉन्ग टर्म डैमेज करने वाली है, गलती होने वाली है। सिर्फ माँ की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति फॉर दैट मैटर। अब ये जो छोटू पूछता है कि ये झुंझू फूफू क्या होता है, हम तो नहीं समझ पा रहा है। तो मम्मी उसको करके दिखाती है, झुंझू जो होगे ना उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, दांत ऐसे निकले हुए होंगे, लंबे बाल होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, वो ऐसे ऐसे करके आएंगी और तुम्हें खा लेंगी। अब ये बच्चा वो झुंझू का एक सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोर कर रहा है मेमोरी में। एक इमेजिनेशनरी पिक्चर क्रिएट कर रहा है इसका मतलब। हाँ, तो इमेजिनरी में प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस, वो माइंड है। पहले एपिसोड में हमने सीखा था, समझा था कि मन हमारा रूट है, वहां से जाकर करस्पॉन्डिंग फीलिंग आएंगी। अब मम्मी ने उसको डरा दिया, झुंझू फूफू खतरनाक है, डरावना है, उसको ऐसा एक्सप्रेशन भी करके दिखाया क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। अब छोटू के मन में अंधेरा, झुंझू, बाथरूम इज इक्वल टू डर। अब ये डर हो गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये बार बार अगर रीइंफोर्स होता जाए, मम्मी ने एक बार कहा, दो बार कहा, 10 बार कहा, अब एक दो बार मम्मी उसको लेके भी चली गई, वो डर रहा था नहीं लेके जाओ नहीं लेके जाओ, तो मम्मी ने कहा मेरी बात मानेगा, हाँ 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 मान लूंगा। तो वो और रीइंफोर्स होता गया कि अंदर कुछ गड़बड़ है। बच्चा 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा में बच्चों के साथ स्कूल में खेल रहा है, बातों बातों में उस एक फ्रेंड ने कहा मेरे घर में ना झुंझू रहता है, उसकी मम्मी ने भी वही पढ़ाया होगा, तो ये कहता है अरे मेरे घर में भी बाथरूम में झुंझू रहता है। मतलब सभी के बाथरूम में अंधेरे में झुंझू ही होता है। वो एक बिलीव, एक एक क्या बोलते हैं, एक जनरलाइज्ड फिनोमिना हो गया। अब यही बच्चा 10वीं में पहुंच गया, या मैंने देखा है जनरली गर्ल्स में मैंने देखा है 18 साल 25 साल की महिलाएं या कन्याएं
उनको आज भी अंधेरे से डर लगता है। तो प्रॉब्लम अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो एक एक इवेंट है, लाइट चली जाएगी तो यहाँ भी अंधेरा ही हो जाएगा, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग डर, वो इमोशन कहाँ से आ रहा है? कॉन्शियसली तो उसको पता है कि चलो आप बैठे हैं, मैं बैठे हैं, कैमरा है और यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन अगर गिरीश के बचपन में यही मुझे बताया गया हो तो जैसे ही लाइट चली जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, इमीडिएटली अंधेरा इज इक्वल टू झूझू फूफू। और आपको मैं हंसी में अगर कहूं तो हम एक गर्ल्स कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे थे, यूथ थे, और मेरा जो विषय था वो फियर था। तो मैंने ऐसे ही बच्चों को पूछा, अंधेरे से डर लगता है, सांप से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, एग्जाम से डर लगता है, फ्यूचर से डर लगता है, फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ लूजिंग है, बहुत सारे फियर्स होते हैं। तो ऐसी ही बातों बातों में उनको पूछा अंधेरे से, तो मैंने पूछा कितनों को, तो काफी गर्ल्स ने हाथ ऊपर उठाया। तो मैंने उनको पूछा भाई क्यों डर लगता है? तो फिर एक बच्ची ने कहा कि सर भूत होते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा, जब अंधेरा हो जाएगा, मतलब आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको कैसे पता चलता है भूत है? एक दिख तो रहा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो एलईडी लाइट वाइट लगा करके आए और कहे मैं हेलो मैं भूत मिस्टर भूत हूं तुम्हारे बाजू में बैठा हो, मैं तुम्हें डराने वाला, ऐसा कभी हुआ क्या? बोला नहीं। मैंने कहा लुक एट द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली आप नहीं देख पा रहे हो किसी को, अंधेरे में तो मैं आपको भी नहीं देख पाऊंगा। तो ये कहां से आ रहा है कि कोई है, और जिसको आज तक आपने देखा नहीं है? लेकिन जो देखा नहीं है, अब भूत है नहीं है वो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन लुक एट द बिलीव सिस्टम। हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा रैशनल माइंड, हमारा साइंटिफिक माइंड सब हाईजैक हो रहा है। और मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, मैंने जोर से चिल्ला दिया जल्दी लेकर आओ लाइट को, या फिर जिस कमरे में लाइट गया उससे मैं उजाले की तरफ या बाहर भागूंगा। लुक एट द रिस्पॉन्स। तो वो बिलीफ सिस्टम है। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही विजय भाई, हर चीज का हमारे यहाँ एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल है। सफलता का डेफिनेशन है, विफलता का है, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा हूं, फिजिकली मैं कैसा हूं, उसका अपना एक इमेज है, बिलीफ है। अच्छा हूं नहीं हूं, दुबला पतला हूं मोटा हूं, स्मार्ट हूं नहीं हूं, इंटेलिजेंट हूं, फेलियर हूं, बहुत मेहनत लगता है, नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्की है। ये सब जो गड़बड़ है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अगर मुझे लाइफ में गुड एक्सपीरियंसेस और सफलता को पाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। वही अंधेरा इज इक्वल टू मुझे रीफ्रेम करना पड़ेगा, और वो इतना पावरफुल और इतना सटीक और इतना रीइंफोर्स और इतना बार बार होना चाहिए कि अंधेरा इज इक्वल टू भूत, वो फाइल डिलीट होकर उसके ऊपर ये वाला फाइल रीराइट होना चाहिए। उदाहरण देता हूं, तो से फॉर एग्जांपल अब मैं मान लो 15 20 25 साल का बच्चा हो गया हूं, सबकॉन्शियस माइंड में तो अभी भी डर है, रादर वो और रीइंफोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं शायद 10th में पढ़ता था, तो हमारे पिताजी जो थे वो डिफेंस में थे। तो उस समय तो दूरदर्शन और टीवी नहीं था, तो हम हमारा कम्युनिटी सेंटर होता था, वहाँ सिनेमा देखने जाते थे। तो उस दौरान हमको एक मूवी आया हमारे कम्युनिटी, तो हम सब परिवार वाले फ्राइडे को जाकर के मूवी देखते थे। मूवी टाइम था, वो मूवी डे था, और बड़े एक्साइटेड होकर जाते थे। उस समय तो सिनेमा घरों में जाके सिनेमा देखना माना ही अपने आप में सेलिब्रेशन है। आज तो लोगों के हाथ में आ गई है सिनेमा घर। तो वो जब हम देखने गए तो वो सिनेमा का नाम था पुराना मंदिर, हॉरर मूवी। पुराना किला, पुराना ये, वो नाम ही ऐसे होते थे। अब ये 18 साल का गिरीश, भूत इज इक्वल टू झुंझू फूफू मुंह लंबे बाल आंखें, वो तो मम्मी ने बस दिखाया था। रियल में मतलब उसका पिक्चराइजेशन नहीं होता। उस मूवी में मेरा पिक्चराइजेशन भी आ गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक महिला को दिखाया, सफेद साड़ी, रात के 2 बजे, म्यूजिक, वो छम छम,
करके ना, ये सब में उस अंधेरा इज इक्वल टू भूत इज इक्वल टू डर को ना और रियलिस्टिक बना रहा है। और जो भी था, फिर बड़ा हुआ तो मैं हॉलीवुड मूवीज, उसमें तो और भी कुछ कुछ दिखा दिया उन्होंने। मतलब ये अंधेरा इज इक्वल टू डर इज इक्वल टू भूत, वो और पक्का और कॉन्क्रीट होता चला गया। अब ये हाल है कि मान लीजिए मैं कहीं अकेला हूं और लाइट चली जाती है और मेरी नींद खुल जाती है, खिड़की का दरवाजा खुल गया, हवा चल रही है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, वही हवा का आवाज आ रहा है, तो मेरा हार्ट बीट शुरू हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, अब मैंने क्या किया, आई डिड नॉट फेस द फियर। आप लाइट ऑन, सॉरी, टॉर्च ऑन कर लो, मोबाइल का ये ऑन करके खिड़की बंद कर लो, जाके देख लो कि भूत होता कैसे है। वो ब्रेक करना, ये सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक करना, कि उल्टा गिरीश क्या करेगा, बेडशीट को और अच्छी तरह सिर पे लगा के आंखें बंद करके किसी तरह भगवान भगवान हनुमान चालीसा या जो भी है जो मैं समझता हूँ उस वक्त मुझे डर से मुक्त करना है, और फिर वो डर डर के फिर थोड़ी देर के बाद नींद भी आ जाएगी, सुबह बच गए। और फिर कोई पूछेगा कैसा था तुम्हारा रात का, मतलब हाउ हाउ इट वाज, लाइट चली गई थी, या फिर मैं किसी को बोल रहा हूँ कल रात को मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा, इतना डर लगा, बच गया बार बार। अब वास्तविकता इज एंटायरली डिफरेंट। सो कैन आई ब्रेक इट एंड क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव? और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आई मीन दैट रिक्वायर्स लिटिल करेज, दैट रिक्वायर, अगर मैं समझता हूँ कि मुझे अपने फियर्स को, अपने बिलीफ के पैटर्न्स को ब्रेक करना है और अपने जीवन में आसानी से और सहज सफलता पानी है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। क्या, मान लो वैसे ही रात का समय है, लाइट चली गई, अकेला हूँ और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो सिनेरियो म्यूजिक सब वैसा ही है, तो दरवा खिड़की खुल रहा है, मतलब भूत आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही होगा अभी तक का बिलीफ सिस्टम में। तो क्या मैं एक ऑल्टरनेटिव थॉट क्रिएट कर सकता हूँ? अच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भूत इज इक्वल टू, मान लीजिए कॉमेडियन है, वो कंटेम्प्ररी कॉमेडियन भी हो सकते हैं, लाफ्टर चैलेंज वाले भी हो सकते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे आजकल के हैं, जो लाफ्टर चैलेंज का हो, कपिल शर्मा शो का हो, किसी के भी हो, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है, वो आते ही साथ सबकी हंसी छूट जाती है, तो मान लीजिए वो कॉमेडियन गिरीश है, मान लीजिए मैं वैसा फेमस कॉमेडियन हूँ। तो क्या जब वो अंधकार में खिड़की कर करके खुल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, तो क्या ये व्यक्ति क्रिएट कर सकता, आहा भूत इज इक्वल टू कॉमेडियन, गिरीश जी आ रहे हैं। जैसे ही भूत इज इक्वल टू कॉमेडियन है ना, आपका डर नहीं आएगा, आपको रादर खुशी होगी, क्योंकि कॉमेडियन को देखते ही साथ खुशी होती है, अब ये क्या क्रैक करेंगे जोक और हमें तो खुश होना है। भूत इज इक्वल टू डर, अंधेरा इज इक्वल टू डर को आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा। और क्या हम ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा गिरीश जी बहुत, मान लो बहुत बड़े फेमस कॉमेडियन है, अरे उठ के हम, अगर सचमुच में कॉमेडियन वो आ जाए हमारे घर में, तो हम बोले आइए आइए सर प्लीज बैठिए, क्या लेंगे, गरम लेंगे, ठंडा लेंगे, अहो सौभाग्य, एक सेल्फी खींच लेते हैं, हम तो बड़ा प्राउड महसूस करेंगे। भूत आने से डर, कॉमेडियन आने से खुशी। सो हर चीज का ना हमारे यहाँ मेंटल मॉडल है। अब गिरीश का भूत, अंधेरा इज इक्वल टू डर इज इक्वल टू भूत, वो मेरे बचपन की स्टोरी थी। आज भी मैं 50 साल का गिरीश उस बिलीफ सिस्टम के आधार से अनुभव करता हूं डर को, और उसको मैं उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं। तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है जहां हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे, जनरली हमने देखा है जिन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम कम होता है, उनका खुद के बारे में बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा और एनकरेजिंग और पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। और अगर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं, तो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है, उसकी जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है सेंस ऑफ नॉट कंप्लीटनेस, मैं ठीक नहीं हूं, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, मैं अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, मैं
बहुत पैसे नहीं कमा सकता हूँ, मैं सफलता को जल्दी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल्फ डिस्टर्बेंस। सेल्फ, इसको फिर दूसरी भाषा में हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कह लें, हाँ, सेल्फ हार्म कह लें। तो बार बार अपने को नेगेटिव चीज बोलना कि तुम और कम है, तू और कम है, तू कम है। हाँ, और ये बोलना मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हो रहा है, और ये इस चीज को और बड़ा कर रहा है। वो जो डर को बड़ा करते जा रहा है ना, फिर मैंने तो देख भी लिया भूत का मूवी, वैसे ही कोई भी घटना घटी, एक तो एग्जाम के पहले यही संकल्प आएगा कि पता नहीं क्या होगा। कभी ये नहीं होगा हाँ बहुत अच्छा मैं एग्जाम लिखूंगा, बहुत मजा आएगा एग्जाम लिखने का और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो पढ़ा हूँ जितना आता है उसको लिख करके बहुत अच्छी तरह मार्क्स। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पिछले बार भी गड़बड़ हुआ था, इस बार भी गड़बड़ होने के चांसेस है। ये सब आप इमेजिन ही कर रहे हैं, यहाँ पर वास्तविकता कुछ भी नहीं है। भूत आएगा आएगा ऐसा ही आता है, वास्तविकता का तो मैंने कभी मतलब उसको चेक भी नहीं किया मैंने। आपने वो रियलिटी को फेस ही नहीं किया, वैसे ही यहाँ भी रियलिटी को मैं फेस ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और फिर अगर मार्क्स कम हुआ तो पता है मैं क्या सोचूंगा, देखा, मुझे पता है ये वाला सब्जेक्ट में कितना भी पढ़ाई कर लो मार्क्स मिलेंगे नहीं, मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, और रीइंफोर्स करते जा। ये एक बहुत विशियस लूप है और मनुष्य उसमें फंसता जाता है। जब ये लूप बहुत ज्यादा हमारे जीवन को या किसी कार्य क्षेत्र में बाधित करता है, तब जाकर हम मदद मांगते किसी की। मान लो अब मेरा जो डेली लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है सोच 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 के, या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ या कॉलेज नहीं जाना है, मुझे नौकरी पे नहीं जाना है। मैंने देखा है बड़े लोगों को भी, उनको इतना डर है कि वो अब ऑफिस जाने से डरते हैं या बिजनेस में डिसीजंस लेने से डरते हैं। तब जाकर फिर घर वालों को लगता है इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है या साइकोलॉजिस्ट दिखाना, बट दैट इज टू लेट। इसकी वजह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी तो बहुत ज्यादा बढ़ता होगा। एब्सोल्युटली। तो स्ट्रेस, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन। स्ट्रेस को अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइटी का मतलब है, स्ट्रेस का मतलब है कोई, अब मान लीजिए मुझे एग्जाम लिखना है, तो एग्जाम लिखने तक मुझे स्ट्रेस होगा, एग्जाम होने के बाद मैं हल्का हो जाऊंगा। एंजाइटी में एग्जाम लिखने के बाद भी मन चलता रहेगा, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा। मान लो रिजल्ट 1 महीने के बाद आने वाला है, स्ट्रेस वाला व्यक्ति एक दिन एग्जाम लिखकर हल्का हो जाएगा, वो खेलेगा कूदेगा मस्त करेगा, फिर रिजल्ट के दिन ही फिर उसको स्ट्रेस आएगा कि अब इवेंट है, रिजल्ट मिलना। एंजाइटी वाला व्यक्ति परफॉर्मेंस या इवेंट होने के बाद भी उसका चिंतन करता रहेगा। कंटिन्यूस। हाँ, और ये कंटिन्यूअस एंजाइटी वाला व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, उसके रूटीन को डिस्टर्ब कर दे। अच्छा, उस आप, ट्रॉमा से वो फिर अब मेरे डिप्रेशन को से रात को नींद ही नहीं आ रहा है, मेरे को खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं मुस्कुराना छोड़ दिया हूँ, मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ, अकेले अकेले गुमसुम बैठा रहता हूँ। मुझे ना नहाने का मन करता है, ना बाहर जाने का मन करता है। सब लोग मान लीजिए सिनेमा देखने जा रहे हैं, सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे को पिकनिक भी नहीं जाना। अब हर चीज वो इम्पैक्ट करता जा रहा है, देन हम कहते हैं कि मे बी डिप्रेसिव हो रहा है ये व्यक्ति, वो सिम्टोमेटिक हो जाता है डिप्रेशन का। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसका आउटकम हो सकता है जब मैंने वो जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ना, उसी को मैंने अपना मान लिया है। तो वो तो मेरा एक विचार है। और आपने स्टार्टिंग में कहा था दो मन है, ठीक है ना, माइंड एक जो सोचने वाला है, एक सबकॉन्शियस है। मैंने एक ही चीज आपको बताई और बचपन की दो और चीजें हो सकती है जहां पे हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है। एक है कि मेरा एनवायरनमेंट मुझे क्या बार बार रीइंफोर्स करता है। वो माता पिता भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो रिलीजन भी हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकता है, वो मीडिया हो सकता है। अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में एक बार टीचर ने ऐसे ही थोड़ा बच्चों को संभालने के लिए कह दिया, मुझे कहा गिरीश तुम स्टूपिड हो, या आम भाषा में तो गधे हो तुम, कुछ नहीं आता तुमको। अब अगर मान लीजिए मैं इमोशनली सेंसिटिव हूं और मैंने वो
तुम गधे हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, अक्कल नहीं है, इडियट हो, गुड फॉर नथिंग, हमारा नाम खराब करने पे तुले हुए। ऐसे हम कैजुअली कभी कभी फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं, छोटों को भी बोल देते हैं, अपनों को भी बोल देते हैं, परिवार वालों को भी बोल देते हैं, मम्मी तुमको ना अक्कल नहीं है, चुप रहा करो। बट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर वो सामने वाला व्यक्ति, हम बड़ों को भी कभी कभी कह देते हैं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, वो सामने वाला व्यक्ति अगर इमोशनली और मन के लेवल पर कमजोर है, और उसने, हमने जो स्टेटमेंट कहा है, लेबलिंग शब्द यूज किया, वो अगर उसने ले लिया, फिर फिर तो मैंने भी स्वीकार कर लिया, मैं गधा हूं, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो गुड फॉर नथिंग हूं। अब मेरा ही प्रयास गुड बनने का मैं ही स्टॉप कर रहा हूं, मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली, आप मुझे कह रहे हैं गिरीश पास्ट को भूल जाओ, उन्होंने जो कहा भूल जाओ, नहीं भूल पाएगा ये, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अब मैं ही मेरे कार्य के प्रति बहुत क्या बोलूंगा, बहुत उत्साह, बहुत कि मुझे कुछ तो भी करके सफलता पानी है, वो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ही एक मन है जो मुझे कह रहा है मुझसे तो नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट का असर होता है। थर्ड, जिसको हम कहते हैं कोई भी एक घटना विच इज वेरी शॉकिंग। मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को अपनी माँ से बहुत प्यार है, और उस प्यार में बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अपने आप को रिलेट करता है, उसके लाइफ में माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसी घटना के वश माँ का डेथ हो जाए, तो वो जो लॉस है वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि उसका जो ट्रॉमा है वो उसके मन को डिस्टर्ब कर देता है। अब वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। अब जी करके क्या फायदा, अब ऐसा करके क्या फायदा, उसकी हंसी गायब हो जाएगी, लाइफ को पॉजिटिवली देखने के जो दृष्टिकोण है वो खत्म हो जाएगा। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है। इट कैन बी थ्रू चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, इट कैन बी थ्रू द रीइंफोर्समेंट बाय सराउंडिंग, or any traumatic or a shocking incident or event which impacts my subconscious mind। तो हमको बहुत ध्यान रखना है, किसी भी कारणवश अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई भी नेगेटिव बातें आ भी गई हैं, तो मेडिटेशन, जिसमें हम विजुअलाइजेशन, कंसंट्रेशन पावर, अफर्मेशंस, सेल्फ टॉक, इन सब के माध्यम से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका एक जो तरीका ये हो सकता है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था, मैं मन नहीं हूँ। जैसे मैं हाथ नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है, मेरा हाथ है, मतलब मैं कुछ और भी हूँ जो इनको ठीक कर सकता हूँ। सो माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो भी है, वो मैं नहीं हूँ, मुझसे अलग है। मैं बहुत पावरफुल एक आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं उस स्थिति में रहकर इवन मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम ही हम कर सकते हैं। तो सर हम लोग 24 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 आवर्स हम अपने साथ बिताते हैं आंखें खोले हुए। इट मीन्स हम लोग कॉन्शियस माइंड पे रहते हैं, जी। और 6 से 8 घंटा नॉर्मली जो बोलते हैं सोने के लिए, तभी हम लोग सोते रहते हैं। हो सकता है वो सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है कॉन्शियस माइंड हो। दैट क्लैरिटी आई नीड फ्रॉम यू। Yeah. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो 3 स्टेजेस है, अपब्रिंगिंग, इवेंट और एनवायरनमेंट, क्या ये तीनों सर्कमस्टेंसेस जो हमारे कॉन्शियस माइंड पे अकर करते हैं, क्या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट कर देता है इन रॉन्ग फॉर्मेट? या देखिए, आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी हमको लेकर आना पड़ेगा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि मैं अभी आंखें खोला हुआ हूं तो बहुत कॉन्शियस हूं। कॉन्शियस हूं एनवायरनमेंट का, लेकिन हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो। तो यहां पर वैसे तो सेफ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूछा जाए कि डर है, तो व्यक्ति, मान लो कुछ ऐसा आवाज भी आ जाता है, भारी आवाज, तो उस स्टिमुलाई पर मुझे पता है मैं यहाँ सेफ हूँ, कॉन्शियसली मुझे पता है सेफ हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि डर है, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है।
तो कहने का भावार्थ ये है कि मनुष्य को लगता है वो बहुत कॉन्शियस है, लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड से ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डर को ही लें, तो डर जो होता है ना, वो लगभग लगभग 95 से लेकर 99% तक डर जो है ना, इमेजिनरी है। तो डर जो होता है, ऐसा माना जाता है पुराने जमाने में, जब मनुष्य को सरवाइव करना था और उसको थ्रेट था सर्वाइवल का, वो शायद जंगलों में रहता था, जानवरों का उसको डर डर था, मृत्यु का भय था, सरवाइव करना था। तो हमारे शरीर का जो इंटेलिजेंस है, वो हमेशा हमें चौकन्ना रहना सिखाता था, उसका डर था। लेकिन आज तो मनुष्य बहुत सिविलाइज्ड हो गया है। आज तो कोई शेर रोड पे जाकर मुझे खाने वाला नहीं है। लेकिन आज एग्जाम का बहुत डर है, मृत्यु का बहुत डर है, फियर ऑफ अननोन बहुत है, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, हारने का डर है, संबंधों में कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे उसका डर है, इंटरव्यू में पास नहीं हो जाऊंगा उसका डर है। तो ये जो डर है ना, ये सब बहुत इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी अंधेरा इज इक्वल टू भूत इज इक्वल टू डर। हमने वेरीफाई ही नहीं किया उसको, हमने उसको फेस ही नहीं किया। तो हम वैसे तो आपने कहा 8 घंटा छोड़ करके 16 घंटा हम जागृत अवस्था में, तो जागृत करेक्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सबकॉन्शियस ही कर रहा है। और सरवाइव करने के लिए 2-3% डर हमको बचाने के लिए काम करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मान लीजिए मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं और मेरा ध्यान मान लीजिए थोड़ा सा कहीं भटका हुआ है, और मैं रोड क्रॉस करके जा रहा हूँ, मैंने लेफ्ट राइट देखा, गाड़ी तो ऐसा दिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा चलने लगा, तो फिर सडनली मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रक स्पीड से आ रहा है। अब दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। उस वक्त जो मेरा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, तो मेरा ब्रेन में ऐसे एरियाज हैं जो सर्वाइवल और प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है, और वो वहां से कॉर्टिसोल्स और जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज करेंगे, एड्रेनलिन सीक्रेट करेगा, और उससे मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, पंपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, खून मेरे पाँव में भेज दिया जाएगा, ताकि मैं जल्दी भागूं और ये ट्रक हिट करने के पहले मैं आगे चले जाऊं। सो दैट इज फॉर अ प्रोटेक्शन मोड, वो करेक्ट है। लेकिन जो मैक्सिमम डर है, वो जो इमेजिनरी, जो या तो बचपन से माता पिता समाज ने, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर ऐसी कोई घटना एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से मेरे अंदर वो डर आ गया हो, वो मुझे पढ़ रहा हूँ एग्जाम का, तो मैं तो कॉन्शियस हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैंने अच्छी तरह पढ़ाई किया है, और मेरे पास और 2 दिन टाइम है, 2-3 बार रिवाइज कर लूंगा। तो जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मेहनत करेगा, अच्छे से समझेगा, तो फिर उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे को डर किस बात का? मार्क का। नहीं, ठीक है ना, तो मार्क्स का डर कहाँ से आ रहा है? आपने तो पढ़ लिया ना अच्छी तरह। क्योंकि उसके ऊपर एक बर्डन डाला है कि अच्छे मार्क्स लाना है। तो वही वो कहाँ पर है? अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, वो सबकॉन्शियस में है। हाँ। पढ़ रहा हूँ आपके अनुसार 16 घंटा तो पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए जागृत हूँ, लेकिन पढ़ाई करते समय डर, डर तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड के जो प्रोग्रामिंग है, गलत प्रोग्रामिंग के आधार से कॉन्शियस जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस लाइफ का मतलब है आप अपने वर्तमान समय में फ्यूचर या पास्ट की बातों से अपने मन को, अपने इमोशंस को हटाइए। अब मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा अटेंशन सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है कि पिछले बार फेल हुआ था, अभी भी कहीं फेल ना हो जाऊं। तो पढ़ तो मैथमेटिक्स रहा हूं या साइंस, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में सबकॉन्शियस माइंड हावी हो रहा है, और मुझे डर की अनुभूति हो रही है।
तो इसको जो चेंज करना है, जो आपने जैसा प्रश्न पूछा कि क्या हम बहुत समय जागृत अवस्था में रहते हैं और सिर्फ 8 घंटे जो सोते हैं उसी समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है। हम जागृत अवस्था में भी डर को अनुभव कर सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हुआ है। अब इसको जो चेंज करने का जो तरीका है वो कॉन्शियस मन से ही हो सकता है। थोड़ा टेक्निक बताएं, हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, ये गेट है, कॉन्शियस माइंड गेट है। अभी वो मम्मी ने फीड डाल दिया है, दोस्तों ने डाल दिया है, टीचर्स ने कहा तुम स्टुपिड हो, तुम किसी लायक नहीं वो हो गया अभी, ठीक है ना। अब आज से, अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आज से जो भी मैं सोच रहा हूं वो गेट है, या फिर मैं कहूँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो। तो मैं अपने ही विचारों का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से ओके सिग्नेचर तो ही पास है। तो कोई भी विचार, किसी ने भी मुझे मजाक में कहा, कुछ भी कहा, अभी भी हो सकता है दोस्त मित्र यार मजाक में कुछ कह दें, अब मैं सेंसिटिव नहीं हूं। अब मैं उन विचारों को बहुत अच्छी तरह फिल्टर करता हूं, और अगर उसमें कोई ऐसी बातें हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सिर्फ मजाक कह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि तुम गधे हो, तो वो उसका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं मेरे बारे में क्या समझता हूं वहां मैंने ब्लॉक कर दिया, वो है मेरा स्वमान, वो है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। कि आई मीन आई कैन नॉट कंट्रोल द अदर पर्सन, अगर वो कहता है कि तुम इडियट हो, दैट्स ओके, बट आई डोंट कंसिडर, आई डोंट टेक इन, आई डोंट एक्सेप्ट, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। अब मैं अपने गेट में से मैं अच्छा हूं, मैं लायक हूं। हाँ, हो सकता है मैंने जो किया उसको लग रहा है कि हो सकता है मुझसे गलती हो गई, बट ठीक है, मनुष्य गलती कर सकता है, बट दैट्स फाइन। बट आई एम नॉट एन इडियट, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट ये। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बचपन का ही उदाहरण देता हूँ, क्योंकि बचपन में बच्चे उसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आकर के घर में मम्मी पापा को कहता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट है आई एम अ फेलियर। दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो मैं एग्जाम में फेल हुआ हूं, आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट एन इवेंट जो घटना घटी। आई एम अ फेलियर का मतलब है आपने अपने आप को उस फॉर्म में देख लिया, एक्सेप्टेड दैट फेलियर इटसेल्फ। यस। तो गिरीश इज इक्वल टू फेलियर, गिरीश इज इक्वल टू अच्छा नहीं कर सकता है। गिरीश अभी किसी भी चीज में हाथ लगाएगा ना तुमको फेलियर होगा, क्योंकि मैं फेलियर ही हूं। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, मतलब अलग है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अगर हमारे सबकॉन्शियस में आ गया है, तो ही वो बच्चा ऐसा बोलेगा कि मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं सेल्फ लेबलिंग। एक तो दूसरे भी मुझे लेबल करें, या फिर हमने खुद उसको स्वीकार कर लिया है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैंने वो एक्सेप्ट भी किया, अब मैं उसको रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ विच विल मेक इट वेरी क्लियर। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने आप में रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये साइंटिफिक है। पहला है उसमें जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग है, और ब्रेन में ही जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डिसीजन लेता है, लॉजिकल है, वो कॉग्निटिव सोचता है, सही निर्णय करता है। ऐसे ही हमारे कुछ और भी हैं, जो हिपोकैमस है जो मेमोरी को स्टोर करता है, जो एमिगडिला है जो इमोशंस को जनरेट करता है। तो हमारा एक लॉजिकल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, डिसीजन मेकिंग वाले सब एरियाज हैं। ये सब हम बहुत टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप कंप्यूटर में कंट्रोल सी करेंगे तो वो कॉपी कर लेगा, और कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट भी कर देगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कंट्रोल सी इज कॉपी? क्योंकि उसको पहले प्रोग्राम किया गया है। प्रोग्रामिंग किया गया है। तो देर इज अ सॉफ्टवेयर, देर इज अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की वजह से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी तरह हमारा ब्रेन, हमारा सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग है, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक मैं आपको प्रोग्रामिंग बताता हूँ, और
हमारा शरीर उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करेगा। या तो हम उस प्रोग्रामिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निर्णय हमारे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्रामिंग में आपको बताता हूँ, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, जो प्रोग्रामिंग है, वो रियल जो रियल है और जो इमेजिनरी है, दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, अंतर नहीं ढूंढ पाता है। शरीर दोनों को सेम मानता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? मनुष्य से। नहीं, मैं तो अब आपसे बात करूंगा। हाँ। सबसे ज्यादा वो किससे बात करता है? खुद से। खुद से बात करता है, ठीक है। हम कोई नहीं भी होगा ना तो भी ये चालू रहेगा, कुछ ना कुछ तो हम सोचते रहेंगे, हाँ, थॉट्स आते रहते थॉट्स आते रहते हैं। अच्छा, वो जो मैं अपने आप से थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मन में बातें कर रहा है, उसमें इमेजिनरी बातें ज्यादा होती है या रियल बातें ज्यादा होती है? अगर मेरे को पूछेंगे, मेरे केस में बहुत कुछ काम के रिलेटेड होते हैं जो रियल होते हैं, और कुछ इमेजिनरी भी होते हैं। आई वुड नॉट डिनाई, या इमेजिनरी भी होता है। करेक्ट। बाय एंड लार्ज लोगों का क्या होता होगा? मेरे केस में बताता हूँ, मेरे केस में 50-50 हो जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं, बाय एंड लार्ज लोगों का इमेजिनेशन ही चलता है। ओके ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा बोलेंगे तो फिर मैं ये बोलूंगा, अभी हुआ नहीं कुछ। ओके, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। नो, आई एग्री। आप 50-50 का नहीं है एक्चुअली, इसका मतलब। एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, करेक्ट अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, हम ये सब सोचते रहते हैं। हाँ वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहो, वो व्यर्थ प्लानिंग कहो, मतलब बहुत कुछ नेगेटिव हो, सब इमेजिनेशन ही ज्यादा रहता है। हाँ, आई एग्री। सो आई स्पीक टू माई सेल्फ द मैक्सिमम, उसमें भी इमेजिनरी सेल्फ कॉन्वर्जेशन इज वेरी हाई। थर्ड क्वेश्चन, जो इमेजिनरी में जो बातें कर रहा हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा तो क्या करना चाहिए, उसमें पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा है या नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है? अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट बताऊँ या ऑन इन जनरल बताइए। इन जनरल नेगेटिव होता है। नेगेटिव हो, इन जनरल नेगेटिव होता है। हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या थियोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है, जो भी सफल लोग होते हैं ना, उनका पैटर्न ही होता है, वो रिस्क लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, चिंता किस बात का, जीना ही है ना, तो मस्त जिएंगे, हारेंगे भी तो भी उसको ओवर पावर कर लेंगे। हाँ, से वो लर्निंग मानते हैं। करेक्ट। बट जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो फेलियर को ब्लेम गेम मानते हैं। वो दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। एंड सक्सेसफुल वाले उससे लर्निंग लेके फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट। हाउ डू यू सी इट?